Okay. The topics which I'm going to discuss today are the heritage of social thoughts in India, major travelers account जो travelers आए थे इंडिया में उस टाइम के, three major approaches of the Westerners to Indian society and culture, important Indian social reforms or early sociological beginnings. Now, before I start with these topics, I want to tell you that I've taken all this material from IGNOU, that is from eGyan Kosh. I've taken all the material from IGNOU. Therefore, I haven't done much of editing in this. मैंने जो उनका मटेरियल है उसको एज इट इज लिया है, बस ये है कि जो इम्पोर्टेंट वंस हैं दैट आई हैव टेकन. देयरफॉर लेट्स सी व्हाट इज देयर अकॉर्डिंग टू देम. द हेरिटेज ऑफ सोशल थॉट इन इंडिया. इंडिया का बहुत ही रिच हेरिटेज रहा है और रिफ्लेक्शन ऑन द सोशियो कल्चरल रियलिटी जो थी उसकी. India has a millennium old living tradition contained in the religious and philosophical text. अगर हम इंडिया के पुराने टेक्स्ट, जितने भी एपिक्स हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, सेक्रेट टेक्स्ट हैं, उनको अगर हम उठा के देखें तो फिर बहुत ही रिच हेरिटेज पता चलता है. हमारी रिच हिस्ट्री है इंडिया की. तो इन सब के बारे में बहुत चीज़ें, इन जब ब्रिटिशर्स इधर आए तो ये सब बहुत पढ़ा उन्होंने और इसके पीछे बहुत कुछ स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए थे. अप्रिशिएट भी हुआ था लेकिन कुछ स्टीरियोटाइप्स बना दिया था कि इंडिया में ये होता है, इंडिया में ये होता है. बेसिकली बहुत उसको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया था इंडियन सोसाइटी को. नाउ पहले ये बिलीव किया जाता था दैट इंडियन ट्रीटीज डिस्कसिंग आइडियल फॉर सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज वर डीपली ग्राउंडेड इन मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स एंड वर देयरफॉर फार रिमूव फ्रॉम सोशल रियलिटी. मतलब इतना ओवर ग्लोरीफाई कर दिया था उन्होंने अपने राइटिंग्स में इन सब चीज़ों को, इंडिया के जो जितना भी हिस्ट्री रहा है उसको, दैट जो ये पहले ये सोचा जाता था कि ये इंडिया का जितने भी एथिक्स के अकॉर्डिंग, उनका जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो जितना भी दिखाया गया, उसमें जो भी सिनेरियो दिखाया गया है वो रियलिटी से बहुत दूर है. मतलब ये एक्चुअली रियल में नहीं होता है ये सब चीज़ें, बट ये टेक्स्ट में दिखाई गई हैं. सेकेंडली ये हुआ था कि वहाँ पर बहुत कम स्कोप था डेवलपमेंट का. कोई साइंटिफिक ट्रेडिशन की बात नहीं हो रही थी, साइंटिफिक नॉलेज की बात नहीं, एम्पेरिकल ट्रेडिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू मैन एंड सोसाइटी. जो मैन एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था. और थर्डली ये बताया गया था कि द ascription of inviolable sanctity to the ancient texts, it is alleged inhibited the growth of critical and independent thought in later period. Because ये जो टेक्स्ट थे, जो एंशियंट टेक्स्ट थे, इनकी जो violable, they were inviolable, so इनके अगेंस्ट इनको क्रिटिसाइज किया गया था, जिससे कि हमारे इंडिपेंडेंट जो भी इंटेलेक्चुअल्स आए हैं उस टाइम के पीरियड के, जो बाद में इट लीड टू इंडिपेंडेंट इंडिया. But what is truth? The truth is that the ancient texts, Shastras and Smritis, despite their philosophical and metaphysical content, were not concerned with the eternal varieties of truths only and did not ignore the existential reality of the time. वो जो टेक्स्ट थे, जितने भी एंशियंट टेक्स्ट थे, शास्त्रास थे, स्मृतिज थी, जो एपिक्स थे, वो सब जो थे वो उसमें बहुत कंटेंट था, वो बहुत रिच माना जाता है, लेकिन वो बहुत रियलिटी से दूर था. उस टाइम पे तब कौटिल्य, वी ऑल नो कौटिल्य, चाणक्य, उनकी बुक आई थी अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में क्या हुआ था, इन्होंने क्या करा था, रेगुलर सेंसस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द लाइफ स्टॉक्स ऑफ चरक संहिता, advising the healers to take into consideration the norms and values and customs of the people who would approach them strongly refute the charge of lack of attention in empirical data in the ancient tradition history. तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र एक तरह से देखा जाए एपिक रही है उनके लिए, क्योंकि इसमें उस टाइम, इससे पहले तक सोसाइटी के बारे में बातें होती थी लेकिन सोसाइटी के बारे में कोई टेक्स्ट नहीं था कि वहाँ पर क्या एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, ग्राउंड में क्या है वो चीज़ें. तो यहाँ पर कौटिल्य ने वहाँ उस टाइम का सेंसस हो गया, वहाँ क्या लाइफ स्टॉक था, कैसे नॉर्म्स वैल्यूज क्या थी उस टाइम के, किंग क्या, जो किंगडम था उसमें जो जनता थी वो कैसे रहती थी, तो ये सब बातें उन्होंने अर्थशास्त्र में करी. एक्चुअली बेसिकली ये बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स का बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है टू इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी टू. अब हम बात करते हैं कुछ मेजर ट्रेवलर्स जो आए थे उस टाइम पे, जो हमारे
पास्ट में जो ट्रेवलर्स आए थे, जो चाइनीज travelers were there, then your Arabic travelers were there. Relatively solid empirical foundations for understanding the culture and society of India lie scattered in the writings of many travelers. अगर हम ये बोलें कि सिर्फ सोशोलॉजी का एमरजेंस जो है अभी हुआ है और ये इंडिया में जो सोशोलॉजी आई है वो घूरे से स्टार्ट होती है, तो ये गलत कहा जा सकता, ये हम गलत मानेंगे। बिकॉज हमने जो एक्चुअली सोशोलॉजी जो सोसाइटी के बारे में पढ़ना शुरू करा, वो हमने जो यहाँ पर ट्रेवलर्स आते थे किंगडम, जिस किंग के टाइम पे जो ट्रेवलर आते थे, वो उस टाइम का सारा एक सिनेरियो जो था वो लिखते थे वापस जाके। तो हमें उनके टेक्स्ट से भी काफी कुछ सोसाइटी के बारे में पता चला था। तो हेंस वी कैन से दैट कि ये चीजें जो थी, इट डजंट, यस घूरे इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, बट इसकी स्टडीज बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। Most of the classical accounts of Indian society follow Megasthenes. Megasthenes जो ग्रीक एम्बेसडर थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे इन द 324 to 3000 BC। इमेजिन, इतने पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य के जब शासन था उस टाइम पे मेगास्थनीज आ चुके थे। He had the advantage of direct observation of parts of India. उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्व करा था, मतलब ये फील्ड स्टडी उस टाइम पे हो चुकी थी स्टार्ट। एज अ ट्रेवलर ही यूज टू स्टडी इंडिया, और अलग अलग पार्ट्स में जाके उन्होंने ये स्टडी करा था इंडिया का। ही डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। उन्होंने 7 क्लासेस में उसको डिवाइड करा था। दो उन्होंने वर्ना सिस्टम का को डिफाइन नहीं करा, वर्ना सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया था, बट उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड करता। क्लासेस इन द सेंस जैसे किंग्स हो गए, किंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट के जो क्लासेस में आ जाएंगे, फिर आपके फार्मर्स आ गए, ये सब क्लासेस में डिवाइड था। तो उन्होंने 7 क्लासेस उन्होंने उस टाइम पे बताई थी। Then there were 3 Chinese travelers. One was Fahin. He is very important. Fahin के बारे में मैंने बहुत सुना है। Yuan Chuang and I Sing. डिस्क्राइब द सोशियो, इन्होंने सोशियो कल्चरल कंडीशन के बारे में बात करी थी इंडिया के, और एनालिसिस ऑफ देयर अकाउंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मे गिव अ वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव ऑन द चेंज इन द इंडियन सोसाइटी। इन्होंने जब भी वहाँ के उस टाइम के सोशियो कल्चरल कंडीशन के बारे में बताया था, और इन्होंने जो भी बातें लिखी थी, जो भी सिनेरियो डिस्क्राइब करा था, वो हमें इंडियन सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए उसको पढ़ने में बहुत, उसको समझने में बहुत हेल्पफुल रहा है। देन केम द Arab travelers, who was Al-Biruni, seems to have been familiar with Sanskrit sources and the Indian systems of thought. इन्होंने संस्कृत में बहुत पढ़ा था, संस्कृत को पढ़ा भी था और संस्कृत टेक्स्ट भी बहुत पढ़े। He mentioned the 4 Varna theory of caste in his description of the social life and customs of the people. इन्होंने तब जब ये अरब ट्रैवलर एल्बरूनी आए, तो इन्होंने संस्कृत के सारे टेक्स्ट पढ़े, उनको समझा, एंड देन ही मेंशन्ड अपने जो इन्होंने राइटिंग्स दी थी उसमें इन्होंने 4 वर्णा सिस्टम, कास्ट के जो 4 वर्णा सिस्टम है, वी ऑल नो, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, उनके बारे में फिर बताया था। देन वन मोर अरब ट्रैवलर जो मोरक्को से आए थे, ही वाज इब्न बतूता। He offered valuable information regarding the geography of the land or socio-cultural conditions and daily life of the people in India between 1333 to 1347 AD. Then Ibn Battuta जो एक अरब ट्रैवलर थे, इन्होंने उस टाइम का जो इंडियन जोग्राफी, जो यहाँ का लैंड सिस्टम था, जो सोशियो कल्चरल कंडीशंस थी, उसके बारे में एक बहुत अच्छा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। देन साउथ इंडिया में आपके मार्को पोलो आए थे, उनकी बुक क्रॉनिकल्स ऑफ मार्को पोलो में हम ये सब पढ़ते हैं, वहाँ का क्या कंडीशन था। अबुल फजल जो कि इन्होंने बुक लिखी थी आईने अकबरी, ये अकबर के एम्पायर के टाइम पे आए थे, एंड ही वाज उसको एक्चुअली आईने अकबरी को गैजेटर, जो इनकी ये जो बुक थी वो लेट 16th सेंचुरी में गैजेटर कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के ये एक तरह से गैजेटर था, उस टाइम का गैजेट था, जो कि अकबर के, जिसमें अकबर के कोर्ट, उसका उनका रेवेन्यू, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सब उसमें डिस्कस किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये अबुल फजल की ऐने अकबरी। अब हम आते हैं वेस्टर्नर्स पर्सपेक्टिव। ब्रिटिश जब आए थे तो उनके देखिए जब ब्रिटिश आए थे तो उनके 3 अप्रोचेस थे इंडिया में। What were these 3 approaches? Orientalist approach, administrative approach and missionary. Orientalist कौन थे? Orientalist वो थे जिन्होंने इंडिया में आके उनके टेक्स्ट पढ़े और इंडिया को ओवर ग्लोरीफाइड बताया जाके।
उसकी इतना बातें करी इंडिया की कि वो जो रियलिटी था उससे कुछ अलग ही हो चुका था उनकी बातों में. Orientalists were enchanted by the Indian spiritual tradition, mythology, philosophy, etc. Their reliance on textual view led to the picture of Indian society as being static, timeless and spaceless. उन्होंने जो इंडियन टेक्स्ट बताए थे उस टाइम के, उनको बोला था ये स्टैटिक है, टाइमलेस है. टाइमलेस दैट मीन्स ये एंशियंट, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बहुत टाइम से हैं ये चीजें. और स्पेसलेस है. स्पेसलेस मीन्स कि ये एक स्पेस स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं के बारे में बात हो रही है, हर अलग अलग जगहों के बारे में उन टेक्स्ट में बातें हुई हैं. Then came your administrators, they sought to develop categories that would help in ordering the ideas and actions relating to the life of the natives of India, avoiding the enormous complexities characterizing. इन्होंने जो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, उन्होंने इंडिया के नेटिव्स जो थे, जो मतलब हम लोग जो ओरिजिनली इंडियंस थे, तो अवॉइड करा था. उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या थी, क्या कैरेक्टराइज किया गया था, तो वो उन्होंने बातें करी थी. फॉर एग्जाम्पल बैडन पॉवल्स 3 वॉल्यूम्स ऑफ लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इनकी बुक थी लैंड सिस्टम ब्रिटिश इंडिया, जिसमें इन्हें 3 वॉल्यूम्स निकाली थी. वर नॉट जस्ट अ compilation of data but contained a series of arguments about the nature of Indian village and its resources in relation to the state and its demand over these resources. तो इन्होंने जो इसमें ये बुक जो इनकी वॉल्यूम्स निकले थे इस बुक के, इसमें इन्होंने उस टाइम इंडियन विलेज का क्या नेचर था और उसके रिसोर्सेस किस तरह से रिलेशन उसका स्टेट के साथ रहा है, और जो डिमांड है उसकी ओवर दीज रिसोर्सेस, इन रिसोर्सेस के पे बेस्ड क्या डिमांड्स रही हैं उस टाइम पे लोगों, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर्स की, उसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में बात करी थी. देन थर्ड पर्सपेक्टिव इज द मिशनरीज. मिशनरीज वो थे जिनको ऐसा लगता था कि जो इंडिया में जो चला आ रहा है ये सब बहुत ओल्ड है, ओल्ड ट्रेडिशनल है, बहुत पीछे हैं इंडिया वाले. तो ये चाहते थे कि जो हम लोग जो मिशनरीज ये यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, they were spreading Christianity and they wanted कि यहाँ के लोग इंग्लिश सीखें, इंग्लिश स्पोकन कंट्री बन जाए ये भी उनके. they were actually spreading Christianity and they wanted the Indian जो सोसाइटी है वो भी एक तरह से क्रिश्चियनिटी में बदल जाए, and they also it also becomes one of the Indian spoken countries. Missionaries who were zealots of the Christian religion traditions looked at it as a socio-cultural and ethnic system which needed total religious traditions, looked at it as a socio-cultural and ethnic system which needed total religious conversion. Both the groups agreed that Hinduism as practiced within the realm of the observation was filled with superstition and abuses. उन्हें लगता था हिंदुइज्म में बहुत सुपरस्टिशन है और ये एक तरह से इट इज अब्यूज टू द सोसाइटी, मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए. अगर ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये चीजें चेंज होनी चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ द क्रिश्चियनिटी जिसमें ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत बात होती है, दे वॉन्टेड दैट इंडियंस शुड फॉलो क्रिश्चियनिटी ओनली. Then came your Henry Maine. उनका व्यू था that there was only one type of Indian village which is politically autonomous and economically self-sufficient village community. इन्होंने हेनरी मेने ने बोला था कि इंडिया में एक ही टाइप का विलेज होना चाहिए जो कि पॉलिटिकली ऑटोनॉमस हो और जहां पर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी, मतलब इनको इधर उधर से कोई चीज़ों की जरूरत ना पड़े, ये सेल्फ सफिशिएंट रहें और पॉलिटिकली इनका अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हो. According to Baden-Powell, there were 2 distinct types of. Henry Maine ने एक टाइप ऑफ इंडियन विलेज की बात करी थी, वहीं Baden-Powell ने 2 टाइप्स की विलेज की बात करी थी. इसमें आपका रैयतवाड़ी दैट इज नॉन लैंडलॉर्ड या सेवरलिटी एंड लैंडलॉर्ड और जॉइंट विलेज. 2 टाइप्स के विलेजेस की बात करी थी जिसमें एक आपका रैयतवाड़ी जो नॉन लैंडलॉर्ड टाइप का हो जाएगा और सेकेंड वॉज देयर लैंडलॉर्ड या फिर जॉइंट विलेज. नाउ यू कैन स्टडी इस टेबल में हम थोड़ा शॉर्ट में सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो ब्रिटिशर्स ने बात करी थी उसका देखते हैं. ओरिएंटलिस्ट में आपके विलियम जोन्स थे, मैक्स मुलर थे. मैक्स मुलर वही हैं जिन्होंने नेचरिज्म की थ्योरी दी थी. इन्होंने एम्फेसाइज करा था इंडिजिनस सोशल इंस्टीट्यूशंस पे टू हाउ टू प्रिजर्व देम, और इंडियन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय ना करके उन्होंने चाहता कि एक अलग एक न्यू वे लाया जाए जिससे कि पीपल जो लोग हैं यहाँ के सोसाइटी के या इंडियन सोसाइटी में एक न्यू वे आए rather than destroying what is going on at that time. Then came Herbert Risley
ही इंट्रोड्यूस्ड एथनोग्राफी, हर्बर्ट रिस्ले ने आके यहाँ फील्ड स्टडी करी थी. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हु मेड एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन पीपल, देयर रेसेस एंड कल्चर्स. ही वॉज एक्चुअली एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने यहाँ के रेसेस, डिफरेंट रेसेस और कल्चर्स में स्टडी करी थी. मोस्ट ऑफ दीज स्टडीज हेल्प जनरेट अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिजर्व्ड इन द सेंसस रिपोर्ट्स. तो जब सेंसस रिपोर्ट्स निकलती थी ब्रिटिश टाइम्स, तो इनकी काफ़ी स्टडीज को उसमें देखा जा सकता है. एबे दुबोए, he was a missionary, and missionaries in Indian voluntary organizations also took steps to spread modern education. Missionaries ने इस टाइम पे बहुत, इससे पहले तक जो ancient texts पढ़े जाते थे, कोई modern education की बात नहीं होती थी, but missionaries ने यहाँ के Christianity spread करी, and they even spread English language as an education system. Now we will study something about important Indian social reformers. जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने यहाँ पर जो पुरानी प्रथाएं चली आई थी, ट्रेडिशनल सिस्टम जो था उसको क्रिटिसाइज करा था, एंड दे वांटेड चेंजेस इन दिस ट्रेडिशनल सोसाइटी. A number of literary and scientific associations mark the intellectual scenario of the 18th and 19th century in India. 18th और 19th century में काफ़ी एसोसिएशंस बने थे, और उसमें से सबसे नोटेबल था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फाउंडेड इन 1797 बाय सर विलियम जोन्स. सर विलियम जोन्स जो थे ये इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने संस्कृतिस्ट थे, जिन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उसको लर्न करा था, एंड देन उन्होंने ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थे इसे फॉर्म करा था, जस्ट टू इरेडिकेट ऑल दोज abuses, those traditional जो superstitions थे उस टाइम के, उनको हटाने के लिए. Another notable society of the time also in Calcutta was तत्वबोधिनी सभा. फिर तत्वबोधिनी सभा फाउंड हुई थी in 1839 and it discussed social conditions and problems and questioned several established customs and institutions. इन्होंने उस टाइम के social conditions के बारे में बात करी थी, क्या problem थे उस टाइम पे, और जो पुराने customs और institutions जो ट्रेडिशनल थे उसको क्वेश्चन भी करा था कि ये क्यों है, ये चीजें क्यों हैं आदि सोसाइटी में. इसमें आपके आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो है राजा राम मोहन रॉय. इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. He was a great social thinker and reformer. His writings had considerably sociological content. इनकी राइटिंग में सबसे पहले हम sociological content देखते हैं, सबसे ज्यादा सोसाइटी के बारे में और उसके इल्स के बारे में बात करें. राममोहन रॉय's crusades against sati and his views on religion, position of women in and rural society anticipated several major concerns that were to characterize Indian society later. इन्होंने वुमेन की कंडीशन के बारे में बात करी. सती जो कि ऑब्वियसली वी ऑल नो इट वाज वेरी एक्चुअली अ बिग इविल इन द सोसाइटी, और रिलीजन के बारे में क्या उनके व्यूज रहे हैं रिलीजन में, इन सब के बारे में इन्होंने बात करी और क्वेश्चन करा था सोसाइटी को. अदर नोटेबल थिंकर्स, रिफॉर्मर्स उस टाइम के और भी थे, जैसे अक्षय कुमार दत्ता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मित्रा, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नारोजी, लाला लाजपत राय जी, जे फूले, एम.जी. रानाडे, और भी बहुत से इंटेलेक्चुअल्स थे और से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कि सोसाइटी में सेल्फ अवेयरनेस की बात करी. दैट मीन्स वी शुड नॉट जस्ट फॉलो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ट्रेडिशंस, बट वी कैन रिफॉर्म दोज ट्रेडिशंस व्हिच आर प्रूव्ड टू बी एज द इविल्स इन द सोसाइटी. Right? About India's cultural and civilization strengths and help lead to radical reforms in the society. अब हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी कैसे बिगिन हुई इंडिया में, कहाँ से उसका एमर्जेंस देखा जाता है इन इंडिया. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दरखाइम जो थे, इन्होंने भी बात करी थी इंडियन सोसाइटी के बारे में, लेकिन इन्होंने वो ही देखा था जो कि इन्होंने पढ़ा था. राइटिंग्स जो थी इंडिया के ऊपर, उसके बारे में वो पढ़ के इन्होंने यहाँ के इंडिया के सोसाइटी और कल्चर के बारे में बात करी थी. बट द फर्स्ट वन हु एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इंडिया वाज W.H.R. रिवर्स. इनकी स्टडी थी टोडास ट्राइब पे, जो कि इंटेंसिव फील्ड वर्क था. इन्होंने यहाँ एक्चुअली आके इंडिया में एक्चुअली आके टोडास ट्राइब पे स्टडी करी थी. एंड मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशन के बारे में टू ऑफ हिज स्टूडेंट्स जो कि थे रिवर्स के स्टूडेंट थे, घूरे एंड चट्टोपाध्याय, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट
थिंकर्स रहे हैं सोशियोलॉजी को एमर्ज करने में, इसका स्टैब्लिश करने में इंडिया में। रिवर्स स्टडी वाज फॉलोड बाय ए आर रैडक्लिफ ब्राउन्स ऑन द अंडमान आइलैंडर्स। इसके रिवर्स के बाद आपके ए आर रैडक्लिफ ब्राउन आए थे, जिन्होंने अंडमान आइलैंड में जाके वहां के ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करी थी। तो ये भी इनका एक, ये WHR रिवर्स हो गए आपके, एंड आपके रैडक्लिफ ब्राउन हो गए। इन दोनों ने एक्चुअली इंडिया में आके फील्ड वर्क करा था और यहाँ के ट्राइब्स के ऊपर स्टडी करी थी। द एफर्ट्स ऑफ ब्रजेंद्रनाथ सील फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज डिजर्व स्पेशल मेंशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक नेम है ब्रजेंद्रनाथ सील। इन्होंने एक्चुअली जो सोशियोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस करा था एज अ डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये वाइस चांसलर थे जब ये मैसूर में वाइस चांसलर बने थे, उन्होंने अलोंग विद AR वाडिया इंट्रोड्यूस्ड सोशल फिलोसफी इन सोशियोलॉजी देयर। मैसूर यूनिवर्सिटी में इन्होंने सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करा था। सील ऑल्सो हैड हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टडीज इन सोशियोलॉजी इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सील ने, जो ब्रजेंद्रनाथ सील थे, इन्होंने ही कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1907 में सोशियोलॉजी की स्टडी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। तो एक्चुअली देखा जाए तो एज अ डिसिप्लिन इंडिया में सोशियोलॉजी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो चुका था। बट द फर्स्ट डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एंड सिविक्स स्टार्टेड इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बट फर्स्ट डिपार्टमेंट, देखिए सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट आ चुका था, बट इट वॉज नॉट अ सेपरेट डिपार्टमेंट टिल देन। बट फर्स्ट डिपार्टमेंट जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंट पैट्रिक गेडेस। सेंट पैट्रिक गेडेस ने यहाँ पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में सोशियोलॉजी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। Geddes exercised influence on the development of sociology in India through his students G.S. Ghure and N.A. Truthi। तो घूरे एंड truthi जो थे ये इनके स्टूडेंट्स थे, उस टाइम के कंटेम्प्रेरी के टाइम के ही थे उनके। तो इन्होंने एक्चुअली जो स्प्रेड करा था सोशियोलॉजी को यहाँ पर प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करने में इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दे वर टू ऑफ द मेजर थिंकर्स ऑफ दैट टाइम। नाउ वी टॉक अबाउट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो कि G.S. घूरे से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने एक्चुअली स्टैब्लिश करा था। G.S. घूरे वाज सेंट टू द यूनाइटेड किंगडम बाय गेडेस। गेडेस ने G.S. घूरे को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए। When G.S. Ghure came back, he succeeded in finding a berth in Bombay University, where he became, after a few years, professor and the head of the sociology department. Then when he came back, तो उन्होंने कुछ टाइम वो प्रोफेसर रहे यहाँ पर आपके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, एंड आफ्टर दैट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी बन चुके थे, HOD थे यहाँ के। Under his leadership, Bombay University became the leading center of sociology. Now, Bombay University was one of the leading centers of sociology, और यहाँ से जो है sociology spread हुई। Ghure was Catholic in his interest as well as methods. A few of his students, इनके कुछ students थे जो कि कपाडिया, इरावती कर्वे, Kanadikar, carried his approach and concepts to materials in the sacred text and other literature in Sanskrit. इन्होंने संस्कृत में और कुछ sacred texts लिखे थे, जो कि जिसमें कि घूरे के जो भी approaches थे, जो concepts थे, उनको materialize किया था। Then in आपके M.N. Srinivas, he was a structural functionalist. A.R. Desai, he was a Marxist, obtained their PhD in the sociology under Ghure's supervision. M.N. Srinivas and A.R. Desai were also very important students of Ghure, and इनका approach थोड़ा different था. His approach was structural functionalist and Desai's approach was Marxist, but इन्होंने अपनी PhD थी वो Ghure के supervision में ही करी थी. Ghure founded the Indian Sociological Society. He was the founder of Indian Sociological Society जो 1952 में establish हुई थी, and was the first editor to its journal Sociological Bulletin. ये उनका first journal था Indian Sociological Society का, that was Sociological Bulletin. Now we come to Radha Kamal Mukherjee, जिनको हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. Lucknow University became another center for sociology and anthropology because of contributions of Radha Kamal Mukherjee, Dhurijati Prasad, D.P. Mukherjee and D.N. Majumdar. ये तीन आपके राधा कमल मुखर्जी, D.P. मुखर्जी एंड मजूमदार जो थे, इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इन एस्टैब्लिशिंग
Sociology in Lucknow University. Talking about Radha Kamal Mukherjee, in his earlier works, he was empirically oriented and sought to build a regional and ecological society. ये regional ecological society पर study करना चाहते थे और उसको ही build up करना चाहते थे यहाँ पर. He stressed the need for multidisciplinary effort to comprehend reality better. He worked and wrote on an amazing variety of social, economic and cultural subjects and philosophical issues. इन्होंने बहुत इंडिया के social, economic, cultural perspective पे और यहाँ के क्या फिलोसॉफिकल इश्यूज रहे उनके बारे में काफी वर्क भी करा और लिखा भी है. उनकी एक बुक थी जिस दैट वाज फील्ड्स एंड फार्मर्स ऑफ ओथ जो 1930 में पब्लिश हुई थी. ऑफर अ गुड एग्जांपल ऑफ स्टडी ऑफ अग्रेरियन स्टडीज. उस टाइम के अग्रेरियन कल्चर के बारे में स्टडीज हुई थी करी थी उन्होंने और ये सब बातें इन्होंने अपने बुक फील्ड्स एंड फार्मर्स ऑफ ओथ में लिखी थी. He also wrote on the Indian labor class. Indian labor class के बारे में इन्होंने बहुत लिखा था और he developed a theory of human migration settlement in which he argued that human beings like plants thrive best in their frontiers which are similar in environment to those in which they have already succeeded. इन्होंने इंडियन लेबर क्लास के बारे में बात की थी और ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में और सेटलमेंट के बारे में भी बहुत बातें करी थी. दैट मीन्स हाउ लेबर क्लास किस तरह एमर्ज हुआ और उनका क्या ह्यूमन माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी में, इन सब के बारे में उन्होंने बातें करी. हिज रीजन एनालिसिस वाज परवेडेड विद हिज नोशन ऑफ संघा व्हिच डिपिक्टेड द हिंदू नोशन ऑफ कॉमनैलिटी एंड कोऑपरेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट. इन्होंने संघ नोशन ऑफ संघ दिया था जिसमें इन्होंने हिंदू नोशन इसकी कॉमनैलिटी के बारे में और कोऑपरेशन के बारे में बात करी थी और कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने थोड़ा इग्नोर करा था उस टाइम पे. योगेंद्र सिंह ने इनके बारे में ये बोला था जो कि इनके प्यूपिल ही थे, जो कि इनके ही स्टूडेंट थे. उनके बारे में इन्होंने कहा था कि he maintains that one of the most significant contributions that मुखर्जी का जो सबसे important contribution रहा है वो रहा है is formulation of a general theoretical paradigm of social science and sociology from the perspective of Indian philosophical traditions. उनका जनरल थियोरेटिकल पैराडाइम जो उन्होंने सोशल साइंस के बारे में करा था और सोशियोलॉजी के बारे में वो इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस पे बेस्ड था. He thus sought to offer an alternative to the Western theoretical approach in sociology. Therefore, ये राधा कमल मुखर्जी का जो स्टडीज थी जो इन्होंने एस्टैब्लिश करा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो एक ऑल्टरनेटिव रहा है वेस्टर्न थियोरेटिकल अप्रोच. जो वेस्टर्न्स ने जो भी इंडिया के बारे में जो बातें करी थी तो इन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव एक तरह से प्रेजेंट करा था सोशियोलॉजी में. कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर लेंगे. फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट AR वाडिया और ब्रजेंद्रनाथ सील ने जो मैसूर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी किस तरह एस्टैब्लिश करा था और being the first to introduce the subject at the BA level. उस टाइम मैसूर में पहली बार BA level में in 1928-29 पे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था. Then talking about Pune University, Iravati Karve founded sociology in Pune University in the ambit of the Deccan College and Postgraduate Research Institute in Pune. Karve, authoress of the famous work किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इनकी बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, बहुत फेमस रही है. इसमें इन्होंने she did extensive field work in different parts of the country and her knowledge of Sanskrit gave her access to data in scriptures. She was a Sanskritist. उन्होंने संस्कृत पढ़ा था और उन्होंने इतना एंशिएंट डेटा, वी ऑल नो एंशिएंट टेक्स्ट मोस्टली आर इन संस्कृत, आर रिटन इन संस्कृत. उन्होंने वो इतना सब कुछ पढ़ा था कि वो इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाई थी. इन्होंने बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में फील्ड वर्क करा था और उसको सारा उन्होंने अपनी बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में प्रेजेंट करा है. सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी इज एट हेयर टू द bequest of sociology department of the Deccan College. Then comes the Osmania University, offered in 1928 sociology as one of the options at the BA. After that, in 1928 Osmania University ने BA level में sociology as a subject start करा था. However, it was only in 1946 that a full-fledged department of sociology was started there.
लेकिन सी 1928 में सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका था बीए लेवल में, लेकिन 1946 में एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बना था सोशोलॉजी का इन द सेम यूनिवर्सिटी. It was associated with Christopher von Führer and Hemmerdorf and S.C. Dubé. इन तीनों ने मिलके उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो आपकी आंध्र प्रदेश में है वहां पर सोशोलॉजी का एक अलग से डिपार्टमेंट स्टार्ट करा था. वेल दिस इज फॉर नाउ. जो नेक्स्ट मैं आपका स्टार्ट करूंगी, जो नेक्स्ट पार्ट होगा सोशोलॉजी और एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया, पार्ट 2 लाऊंगी. एंड इन दैट वी विल टॉक मोर अबाउट हाउ व्हाट वर द मोर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश एरा की हमने बात कर ली है. आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस किस तरह से सोशोलॉजी एमर्ज हुई इंडिया में, क्या उसके चेंजेस आए हैं सोशोलॉजी में, कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो सब हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello everyone, welcome to Faculty Channel and this is Kusum Panuli. So in this video we'll talk about emergence of sociology in India part 2. If you remember हमने already इसका part 1 कर चुके हैं जिसमें हमने बात करी थी किस तरह से during British era से ही pre-independence era से हाउ सोशोलॉजी एमर्ज्ड इन इंडिया. उनके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे, इंडियन सोशोलॉजिस्ट कौन थे, लाइक G.S. घूरे, M.N. श्रीनिवास, then your Radha Kamal Mukherjee. So these are some of the main names which we take out as Indian sociologists, जिन्हें हम classical sociologists भी कहते हैं. उसमें important role रहा है इनका. इरावती कर्वे is also there. So in this video we'll talk about post-independence period. The topics which I'm going to discuss are sociology in the post-independence period, developments in the 70s, sociology के perspectives क्या रहे in the 80s, और what were the imperatives in the 90s. Let's talk about them in detail now. Sociology in the post-independence period. कैसा फेज रहा है सोशोलॉजी का, किस तरह से स्टार्ट हुआ आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस. देखिए उसके बाद जब प्री इंडिपेंडेंस के बाद का फेज आया आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें जो ग्रोथ हुई सब्जेक्ट की, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पीरियड बिटवीन द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट स्टेट्स इन द कंट्री. मतलब इस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलने लगी. रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा प्रेफरेंस मिली और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी मोस्टली सभी स्टेट्स में ऑल ऑफ द कंट्री रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिल रही थी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड we also witnessed the interest on the part of the central government to promote social science research through a formal organization established for the purpose. अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जब तक ये towards the end क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि सोशल साइंस रिसर्च को भी प्रमोट करना चाहिए थ्रू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए. Now this phase alone experienced tremendous amount of interaction within the profession as two parallel organizations started functioning for the promotion of the profession. इस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत एक tremendous change आया इस प्रोफेशन में, क्योंकि दो ऐसी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस चल रही थी जो इसके प्रमोशन, इसकी फंक्शनिंग के लिए उसको प्रमोट कर रही थी, सो दैट इस सोशोलॉजी का जो इस्टेब्लिशमेंट हो वो एज अ प्रोफेशन हो सके. फर्स्ट देयर वाज इन द बॉम्बे एंड द सेकंड वाज इन द लखनऊ. बॉम्बे में एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड और उन्होंने सोशोलॉजिकल बुलेटिन एस्टैब्लिश करा था. They issued sociological bulletin as the official organ of the society. इसने क्या हेल्प करा, लार्ज एक्सटेंट में इसने क्रिएट करा फोरम फॉर, इसने लार्ज एक एक्सटेंट में फोरम क्रिएट करा फॉर पब्लिकेशन ऑफ सोशोलॉजिकल लिटरेचर. जितना भी सोशोलॉजी से रिलेटेड लिटरेचर था वो सोशोलॉजिकल बुलेटिन में इशू होता था, उस सोशोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश होता था. सेकेंड वॉज देयर इन द लखनऊ, दैट इज लखनऊ स्कूल ऑन द अदर हैंड स्टार्टेड ऑल इंडिया एनुअल सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोफेशनल इंटरेक्शन. नाउ लखनऊ स्कूल ने ऑल इंडिया एनुअल सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करा था जिसमें कि प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता था अबाउट सोशोलॉजी. इस पीरियड में it was given importance for the growth of social science research and also resulted in the establishment of research institutes. During this period क्या हुआ कि ज़्यादा importance मिली social science researchers को, so that social science as a discipline
ग्रो कर सके और उसको उसके इस्टेब्लिशमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसको इस्टेब्लिश किया जा सके. Correspondingly, there was an increase in the number of universities and colleges department. यही नहीं, इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट्स स्टार्ट होने लगे और ये भी नोटिस किया गया कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी इन द प्रोफेशन, मतलब ये नहीं है कि एक ही साइड से वो बढ़ रहा है बट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, मतलब ग्राउंड लेवल में भी और वो एज अ हायरार्की भी उसमें मोबिलिटी आ गई थी. टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी गॉट वेल एस्टैब्लिश्ड इन द 50s में ही इसका ये बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका था, सोशोलॉजी एज अ टीचिंग. ये पीरियड रिफ्लेक्ट करता है 3 थिंग्स. राव ने क्या इसके 3 थिंग्स को रिफ्लेक्ट करा है, क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट, सोशोलॉजी अचीव्ड ग्रेटर एकेडमिक स्टेटस. अभी तक सोशोलॉजी एज अ सब कैटेगरी आता था सोशल साइंसेस में, लेकिन अब सोशोलॉजी क्या था, उसको एक अच्छा एकेडमिक स्टेटस मिल गया था. यही नहीं कि इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल में सोशोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन पढ़ाना शुरू कर दिया था और इसका मेन फोकस हो गया था थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में और इट एंड हाईली डाइवर्सिफाइड इन इट्स स्पेशलाइजेशन. ये सोशोलॉजी अब सिर्फ ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता था इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, बट इट वाज देयर एस्टैब्लिश्ड एज अ डिसिप्लिन और इसमें थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन भी ला दिया गया था. Now second was that sociology established its identity as discipline by separating itself from other social sciences. अभी तक सोशोलॉजी का कोई अपना कहते हैं ना अपना वजूद नहीं था, बट इस समय क्या हो गया था 50s में कि सोशोलॉजी अपना एक अलग सेपरेट हो चुका था. इट गॉट एन आइडेंटिटी एज अ डिसिप्लिन और उसने अपने आप को साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल फिलोसफी और सोशल वर्क से सेपरेट कर दिया था. नाउ इट वॉज इटसेल्फ अ सेपरेट it was itself a separate discipline. Thirdly हुआ था कि डाइवर्सिफिकेशन के बाद इट एक्सपैंडेड, सोशोलॉजिकल जो अप्रोच था वो और एक्सपैंड हो गया था in different areas of social life. It was related to the growing needs of development in independent India. Sorry. यही नहीं, अब सोशोलॉजी को इंडिपेंडेंट इंडिया में सोशोलॉजी की बहुत नीड हो गई थी, तो वो एज इट वाज डेवलपिंग अलोंग विद द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया. अब क्या हुआ, सोशोलॉजिस्ट जो थे वो जल्द ही बहुत सेंसिटिव होने लग गए थे टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्राइबल्स, रूरल एंड अर्बन सिचुएशंस. अभी तक क्या हो रहा था कि लोगों की इंडिविजुअल की बात हो रही थी, जैसे साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल्स के ऊपर, लोगों के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इतनी बातें नहीं होती थी. बट नाउ सोशोलॉजिस्ट जो थे वो दे बिकेम मोर सेंसिटिव. इन प्रॉब्लम्स को वो पढ़ना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे कि डेवलपमेंट की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्राइबल में, रूरल में और आपके अर्बन सिचुएशंस में. प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या प्रॉब्लम आई, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और क्या न्यू पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस आई हैं, और जितने भी सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए ये सब अब उनको अट्रैक्ट करने लगे. सोशोलॉजिस्ट चाहते थे ना एक ही एरिया में नहीं बल्कि हर एक एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है और उसको स्टडी करना चाहते थे कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में क्यों है, व्हाट लेड टू दीज प्रॉब्लम्स. सो दे स्टार्टेड कंडक्टिंग एम्पेरिकल रिसर्च. इन्होंने अब एम्पेरिकल रिसर्च स्टार्ट कर दिया विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्ट्रक्चर में, उसके डायनामिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब ये स्टडी करने लगे थे थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च. ऑल दिस कंसर्न्स हैड अ फीडबैक ऑन द टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी एट वेरियस लेवल्स. देन अनदर इंपॉर्टेंट चेंज इन द टीचिंग ऑफ सोसाइटी, एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया था जो इंडिपेंडेंस के बाद ही आया था इन द रिगार्ड ऑफ एक्सटर्नल इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस.
अब जो बाहर के जो जितने भी इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस थे वो इंडिया में आ गए थे, जो टीच कर, जो दे वर स्टडिंग इंडिया, दे वांटेड टू स्टडी इंडिया. बिफोर इंडिपेंडेंस द टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाज मेनली if not wholly influenced by the then current theoretical concerns in Great Britain, because अभी अभी जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस. तो अभी तक क्या था, जो भी टीचिंग्स होती थी सोशोलॉजी में तो वो सब उससे रिलेटेड थी. जो थियोरेटिकल कंसर्न्स जो ग्रेट ब्रिटेन ने दिए थे उनके इन्फ्लुएंस में जितनी भी स्टडीज़ हुई थी इससे रिलेटेड वो सब था. बट अब एक्सटर्नल, इसके बाहर के भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस कैन ऑल्सो बी सीन देयर, जिसमें अमेरिकन हो गए आपके, फ्रेंच, जर्मन, मार्क्सियन इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, they also had an impact on it. So in the midst of such diverse intellectual stimuli, इस इतने सारे intellectuals जो थे अलग अलग कंट्रीज से जो आ रहे थे और इंडिया को स्टडी कर रहे थे, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया कि ये मॉडिफाई और डेवलप होना चाहिए सोशोलॉजी अप्रोचेस को, सो दैट कि इंडियन सोसाइटी को पढ़ा जा सके, उसके कल्चर को समझा जा सके. एंड these are reflected in the course of study of different universities. और ये स्टडीज़ अगर आप देखें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगह में, हर एक यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी हुई है अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड द कल्चर. नाउ वी सी डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए थे इन द 70s में क्या डेवलपमेंट्स आए थे. देयर हैज़ बीन अ फ्यू रिव्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिंस अर्लियर टाइम्स टिल 1970s एंड ऑनवर्ड्स. काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला था सोशोलॉजी में भी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी फ्रॉम 1970s एंड ऑनवर्ड्स. यहाँ जो ICSSR ने अपनी जो रिपोर्ट करी थी उसमें कवर किया था 3 मेन डेवलपमेंट्स इन ईच ऑफ द स्पेशलाइजेशंस. तो राव ने वो रिव्यू करके इसके अंदर 3 जो 70s के मेन हेड्स थे वो बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आया था, इन्होंने बात करी थी एरियाज ऑफ द इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन विच गॉट क्रिस्टलाइज्ड. कौन कौन से एरियाज थे, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे, स्पेशलाइजेशंस थी जो क्रिस्टलाइज हो गई थी. वो कौन से एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे जो डेवलप तो हुए बट क्रिस्टलाइज नहीं हो पाए थे. और थर्ड इसका था एमरजेंस हुए थे न्यू अप्रोचेस इन द एस्टेब्लिश्ड एरियाज, और जो एरियाज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थे उसमें और क्या न्यू अप्रोचेस आए हैं वो सब चीज़ें इन्होंने 3 हेड्स में सेग्रीगेट करी. The 70s of the last century saw a further continued diversification of interests and specialization in substantive areas of research and teaching in the 60s. इतना ही नहीं, 70s में लास्ट में क्या हुआ था सेंचुरी के लास्ट में कि और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गया था इंटरेस्ट को लेके, स्पेशलाइजेशन को लेके, जो कि उसके रिसर्च एरिया और जो टीचिंग्स थी उस टाइम की 60s में उसमें रिफ्लेक्ट होती थी. वाइल अर्लियर्स पहले क्या था, विलेज कम्युनिटी की स्टडीज़ जो होती थी वो डोमिनेटेड होती थी रिसर्चर्स से. रिसर्चर्स होते थे वो विलेज कम्युनिटी को डोमिनेट करते हैं. बट अब जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया था वो एग्रेरियन रिलेशंस में, लैंड रिफॉर्म्स में, पीजेंट्स में और एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्केड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ये सब चीज़ें अब सोशोलॉजिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी. दे डिडंट वांट, ये सिर्फ विलेज को नहीं पढ़ना चाहते, विलेज के अंदर क्या क्या कैसे रिलेशंस हैं, एग्रेरियन रिलेशन कैसे, क्या लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, पीजेंट्स के क्या है, क्या रोल है, वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं डेवलपमेंट में के थ्रू, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स की क्या बात है, SC STs, इन सब को वो चीज़ें, ये सब चीज़ें जो थी वो सोशोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रही थी. द अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दैट वर इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, अर्बन, और भी इसमें ये ही नहीं था बट इस सोशोलॉजी के अलग अलग डिसिप्लिन्स भी आए थे, अलग अलग और इंटरेस्ट एरियाज थे, जैसे इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी को पढ़ना, अर्बन सोशोलॉजी को स्टडी करना, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसको भी बहुत इसने भी बहुत अट्रैक्ट किया है सोशोलॉजिस्ट को. इस टाइम पे 6 एरियाज ऑफ इंटरेस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रास्प कर रहे थे इन द 70s. वो क्या क्या थे, सोशोलॉजी ऑफ प्रोफेशन, then your sociology of organization, medical sociology, social demography and studies on women,
और मुस्लिम एंड हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। ये 6 ऐसी कैटेगरीज थी, ऐसी इंटरेस्ट ऑफ एरियाज थे जो बहुत ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे। 70s saw new approaches and the focus in the large areas of research and teaching such as caste, kinship, religion, politics and tribal studies। इससे पहले तक ये इन कास्ट, किनशिप वगैरह, रिलीजन, इन पे कोई इतनी स्टडी नहीं होती थी, रिसर्च नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था सोशोलॉजी में, तो सोशोलॉजिस्ट को इन सब चीज़ों ने बहुत अट्रैक्ट करा। दे स्टार्टेड डूइंग रिसर्च एंड टीचिंग इन दीज एरियाज ऑल्सो। नाउ वी कम टू द पर्सपेक्टिव्स इन द 80s। 80s का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट। 80s में क्या सोशोलॉजिस्ट ने मेन चीज़ें फोकस किस चीज़ में ज़्यादा फोकस था। Many of the areas of specialization mentioned in the foregoing account no doubt gained strength in the 80s of the last century. But कुछ areas ऐसी थी, some areas of inquiry कुछ ऐसे थे such as social demography and medical sociology, वो जो crystallize हो चुके थे, ये अलग से नज़र आते थे कि हाँ इन चीज़ों इन एरियाज़ में स्टडी हो रही है। A few other areas of investigation opened up and more research in the established areas was undertaken on new lines. कुछ एरियाज ऐसे थे जो और इंट्रोड्यूस हुए थे, उनमें से था सोशोलॉजी ऑफ डेविएंस, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड सोशोलॉजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फोर्थ था आपका हिस्टोरिकल सोशोलॉजी। सोशोलॉजी ऑफ डेविएंस में भी बहुतों ने काम किया, जैसे दरखाइम हो गए आपके एंड योर रॉबर्ट के मर्टन, इन्होंने सोशोलॉजी ऑफ डेविएंस पे बहुत काम करा है। देन सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज हो गए आपके कार्ल मैनहाइम, ही टॉक्ड अबाउट सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशोलॉजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी न्यू आए हैं अभी के, दे ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। देन हिस्टोरिकल सोशोलॉजी में आपके दरखाइम वॉज देयर, योर मैक्स वेबर वॉज देयर। तो इन लोगों ने हिस्टोरिकल सोशोलॉजी पे भी बहुत बातें करी थी, इन्होंने उसके और भी पॉइंट ऑफ व्यूज बताए थे। Damle anticipated the task of sociology for the 80s in India, which was to analyze, इन्होंने क्या क्या टास्क बताए थे सोशोलॉजी के इन द 80s। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, फर्स्ट इंडियन सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन, लिमिट्स ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उनकी क्या लिमिट्स रही हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज लिमिट्स टू सच ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये जो लिमिट्स, इन्होंने जो लिमिट्स मानी थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, विच वॉज रिफ्लेक्टेड ईदर इन द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द एफर्ट्स टू सरमाउंट द ऑब्स्टिकल्स। देखिए, अगर आपको आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा जाए और उसको लिमिटेड कर दें कि ये लिमिट है, ये होना चाहिए, इसके अलावा आप नहीं सोच सकते, तो देयर इज समथिंग विच यू वांट, तो उससे एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि वो जो लिमिट्स है उनको हटाया जाए, यू वांट योर ओन, यू वांट टू गेट इनटू योर ओन स्किन, राइट। सो ये सब चीज़ें वहाँ उस टाइम पे देखी गई थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट न्यू आइडियोलॉजीज एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एक्वायर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। 80s में बहुत प्रोटेस्ट दिखे थे, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट स्टार्टेड एट दैट टाइम, फार्मर प्रोटेस्ट वर देयर। तो ये सब चीज़ें आई थी। वाई, देखो डेवलपमेंट से बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट से कौन लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इफ़ यू वांट डेवलपमेंट इन अ ट्राइबल एरिया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ डेवलपमेंट, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट THDC जो, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था आपका, चिपको आंदोलन चला, ये सब क्यों चले थे, बिकॉज ये डेवलपमेंट तो करते पर एक लिमिटेशंस हो गई थी, वहाँ पर लिमिट डाल दिया था कि नो डेवलपमेंट होगा, लेकिन आप यहाँ इस एरिया में नहीं रह सकते, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी तो इस एरिया का डेवलपमेंट होगा फॉर एवरीवन। सो उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए वो सब हमने 80s में बहुत देखे। सो सोशोलॉजिस्ट स्टडीड अबाउट दोज मूवमेंट्स, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट का इनके ऊपर इम्पैक्ट रहा है, दीज ऑल थिंग्स वाज स्टडीड एट दिस टाइम। देन वी कम टू द इम्पेरेटिव्स ऑफ द 90s। 90s का क्या इम्पेरेटिव्स रहे हैं। The country during the 90s of the last century was passing through the radical political, economical and socio-cultural changes. If we talk about 90s, तो उस टाइम पे हमारा जो
कंट्री था वो बहुत चेंजेस से पास हो रहा था, बहुत चेंजेस आ रहे थे कंट्री में रिलेटेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशियो कल्चरल चेंजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्कोप एंड फोकस ऑफ इंडियन सोशोलॉजी हैज़ एक्सपैंडेड. अब बिकॉज दिस चेंजेस वर देयर, तो ऑब्वियसली जहाँ कुछ चेंज हो रहा है तो वहाँ उथल पुथल तो होगी. सो व्हाट इंडियन सोशोलॉजिस्ट वांटेड, दे वांटेड टू स्टडी दैट. उनका फोकस हो गया था वो. इससे क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दीज स्टडीज इंडियन सोशोलॉजी और एक्सपैंड हुआ, और स्टडीज हुई, और रिसर्चेज हुई उसमें. तो इंडिया में सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लग गया. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच डेवलपमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट दैट अडोर्ड द पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, अगर आप याद हो आपको तो फिर इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भी चलती है. लेकिन इस डेवलपमेंट से क्या हुआ कि इंडिया में मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी आने लगी. मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी और आई, और ज़्यादा एंड सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट चेरिश द आइडियल्स ऑफ वेलफेयरिज्म प्रोसीडेड. वेलफेयर की ज़्यादा बात होने लगी अभी इस टाइम पे, वेलफेयर की ज़्यादा बात होने लगी. अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज़ लाया, इसमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए इन द ईयर 1991 with a view to globalized economy. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस टाइम पे आ गया था. 1991 में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे, एंड फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम वाज मिस्टर मनमोहन सिंह. तो इन लोगों ने ये 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे. लिबरलाइजेशन आ गया था इंडिया में. ग्लोबलाइजेशन इज अ मूव प्रॉम्प्टेड बाय द लीडर्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड. ग्लोबलाइजेशन एक मूव रहा है जो डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलप्ड कंट्रीज जो थी वो वहाँ पर आता था. तो उससे क्या हुआ, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो इंडिया थी वो भी इस एक सर्कल में आ गई थी ग्लोबलाइजेशन के. लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग द फ्रीडम को इंक्लूड करें उसमें, अकॉर्डेड टू द फॉरेन कंपनीज एंड कैपिटल टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट. अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में आ चुका था. इन मेजर कंपनीज एफडीआई वाज स्टार्टेड, इट वाज allowed here in the country. So these are the two major steps of the government in this direction. What are the two major steps? Globalization and your liberalization है. ये तो important points है जो 90s में emerge हुए in the very starting of that decade. The impact of globalization on Indian cultural heritage and general life situation of the people of the country has generated new areas that deserve the attention of Indian sociologists, who do seem to be attentive to such relevant areas as civic society, crisis and resilience in the process of social change, and secularism and national integration, but specific social implication of the economic policy is yet to be analyzed. अब इस इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है इंडियन कल्चरल हेरिटेज में एंड जनरल लाइफ सिचुएशन में लोगों की. तो इससे क्या है कि जो लोगों की, जो कंट्री के, जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, तो उसमें न्यू आइडियाज़, न्यू एरियाज़ आए हैं, न्यू एरियाज़ जनरेट हुए हैं. और इसका एक अटेंशन रहा है कि इट कॉट अटेंशन ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये देखा कि जिन्होंने इसमें अटेंशन पे करा कि जो उनसे रेलिवेंट एरियाज़ थे, जैसे कि सिविक सोसाइटी हो गई, क्या क्राइसिस आई हैं, रेजिलियंस क्या हुआ है उस टाइम पर इस प्रोसेस का, और सोशल चेंजेस आए हैं, सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हुई है, सेक्युलरिज्म की बात हुई है, बहुत चेंजेस, बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, पॉलिटिकल बहुत उथल पुथल हो रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे. तो ये बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे हो रही थी. बट स्पेसिफिक सोशल इम्प्लीकेशंस क्या रहे हैं इंडिया में, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, वो अभी तक इतने एनालाइज नहीं हुआ था. टिल द 90s, टिल द एंड ऑफ द डिकेड इतना एनालाइज नहीं हो पाई थी ये सब चीज़ें. बट येस, इन द 90s, बाय द एंड ऑफ द डिकेड, एक्चुअली सोशोलॉजी, एक इंडिया में सोशोलॉजी का बहुत एक्सपेंशन हो चुका था, और इसका एक इम्पैक्ट, इसका मेन इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी रहा है. सो येस, दिस इज फॉर नाउ, एंड now here I end with this of emergence of
sociology in India, and we have already divided into two parts. Part 1 we have done before और ये हमारा part 2 था. तो यहाँ मैं end करती हूँ इसको, और next हमारा topic जो होगा वो होगा sociological perspective. So what I'm thinking is that कि हमें पेपर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट का भी तैयारी करनी है और इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, सोशोलॉजी के सब्जेक्ट की भी. सो वीक में मैं 2 or 3 days आई विल ब्रिंग स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस, एंड वीक में 1 day विल ब्रिंग ऑफ सोशोलॉजी, बिकॉज सोशोलॉजी का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है. सो वी नीड टू प्रिपेयर इट ऑल्सो अलॉन्ग साइड. सो Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli, and today in this video we are going to talk about the emergence of sociology in Europe. यूरोप में सोशोलॉजी कब आई, कैसे एमर्ज हुई, उसके पीछे क्या रीजंस है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. नाउ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप. मॉडर्निटी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है. मॉडर्निटी के थ्रू जो है, जो सोशल चेंजेस आए हैं यूरोप में, उन सब चीज़ों से किस तरह से सोशोलॉजी का एमर्जेंस जो है वो आपस में किस तरह से मेल है उन चीज़ों का, वो हम इस वीडियो में देखते हैं. द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो आर मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, डार्क एजेस, रेनेसेंस, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप. व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी है क्या? मॉडर्निटी वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड मोडोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है थिंकिंग न्यू, या फिर कोई न्यू थिंकिंग या डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल. मतलब आपके ट्रेडिशन जो पहले से ट्रेडिशन में चला आ रहा है उससे कुछ अलग, उसको मॉडर्न कहेंगे. उससे कुछ अलग थिंकिंग, उसको हम मॉडर्निटी कहते हैं. यूरोप में 18-19 सेंचुरी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से जो है सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन एमर्ज हुई है, जिसका हम बहुत पहले से ट्रेस बैक कर सकते हैं. इसको हम बहुत पहले के टाइम पीरियड से ट्रेस बैक कर सकते हैं. जैसे कुछ सोशल रिस्पॉन्सेज हुई हैं जिसमें सोशल इंटेलेक्चुअल वेव्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ राइटर्स, ऑथर्स, ये सब लोग जो थे इस सोशोलॉजी के एमर्जेंस में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है. देन देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द सोशल कंडीशंस ऑफ अ पीरियड एंड द आइडियाज दैट अराइज एंड डोमिनेट द दैट पीरियड. इन सोशल कंडीशंस जो है उस टाइम का, और उस टाइम क्या आइडियाज एमर्ज हो रहे थे जो कि उस पीरियड को डोमिनेट कर रहे थे, जो पहले का रोमन पीरियड था उसको डोमिनेट कर रहे थे. इन सब चीज़ों के बीच में बहुत कुछ कनेक्शन रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्निटी. अब हम देखते हैं डार्क एजेस क्या था. ये हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें थी यूरोप में जिस वजह से कि सोसाइटी को स्टडी करने की नीड जो हुई वो एमर्ज हुई है. नाउ डार्क एजेस जो रहा है वो टाइम पीरियड रहा है 5th to 14th सेंचुरी. कुछ किसी जो न्यू सोशोलॉजिस्ट हैं पोस्ट मॉडर्न के टाइम के, इन्होंने कोई और टाइम बताया, और पहले के जो लोग थे उन्होंने कुछ और टाइम बताया था, बट बेसिकली हम इसको इस टाइम पीरियड के बीच का मानते हैं. देयर वॉज इंटेलेक्चुअल डार्कनेस, दैट मीन्स वहाँ पर किसी को कोई बात करने का इस तरह से आज़ादी नहीं थी. बहुत डार्कनेस इन द सेंस इंटेलेक्चुअल, मतलब कोई अपने आइडियाज़ नहीं दे सकता था एट दैट टाइम. एज बिटवीन, ये एक वो एज है जब रोमन एम्पायर का फॉल डाउन देखा गया और रेनेसेंस पीरियड का अपराइजिंग देखी गई. मतलब रोमन एम्पायर, इस डार्क एजेस में रोमन एम्पायर का फॉल डाउन हुआ और रेनेसेंस पीरियड जो था वो एमर्ज हुआ. देन चर्च, उस टाइम पे क्या होता था, जो चर्च था वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था. वो आपका पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, इकोनॉमिक हो या लीगल एस्पेक्ट्स हो, इन सब चीज़ों को चर्च कंट्रोल करता था. चर्च के हाथ में सब कुछ था. सारे पॉलिसीज हो गई या कुछ भी डिसीजन लेना है वो चर्च के ऊपर था. डोमिनेशन ऑफ इमोशंस होते थे वहाँ पर. रैशनल थिंकिंग के लिए कोई रूम नहीं था, कोई बात नहीं होती थी रैशनल थिंकिंग की, कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं थी उस टाइम पे. मैजिक उस टाइम सुप्रीम था, बीट वाइट मैजिक, बीट ब्लैक मैजिक, वो सब वहाँ पर सुप्रीम होता था. फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम. फ्यूडलिज्म मतलब जहाँ पर ये फ्यूडलिज्म में आपका किंग सर्व्स आ जाते हैं, ये सब उस टाइम पे बहुत डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम था उस टाइम का. चर्च वॉज द ओनली सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड प्रीस्ट्स वर द ओनली लिटरेट पीपल. अगर आपको कहीं भी पढ़ने, वहाँ पर एजुकेशन का ऐसा कोई सिस्टम था जब जो हम अभी देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो चर्च था वहीं पर आप पढ़ने जाते थे, और जो सिर्फ लिटरेट पीपल उस टाइम पे माने जाते थे वो थे प्रीस्ट्स उस टाइम चर्च के.
नाउ अगर आपको कोई भी अगर वहाँ पर ऐसा होता था जो कि रैशनल कुछ वो अपनी कोई थिंकिंग अलग से प्रेजेंट कर रहा है या कोई साइंटिफिक थिंकिंग की बात कर रहा है, तो वो चीज़ें अपोज की जाती थी चर्च की तरफ से, उसको मनाई, उन सब चीज़ों की मनाई थी। तो रोमन्स जो थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन लोगों को कोई भी न्यू रैशनल थिंकिंग या कोई साइंटिफिक कोई अपनी सोच नहीं रख सकता था। पोप जो थे उनको गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, और कोई भी जो पोप के अगेंस्ट या चर्च के डिसीजंस के अगेंस्ट होता था उनको पनिश किया जाता था। सो दिस वाज व्हाट डार्क एजेस वाज ऑल अबाउट। मतलब इसमें रिलीजन जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड एस्पेक्ट था, जो हर चीज़ के डिसीजंस लेता था। मीन्स बेसिकली चर्च जो था वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता था। नाउ वी कम टू रेनेसेंस पीरियड, जो कि 14th to 17th सेंचुरी देखा गया है। रेनेसेंस पीरियड एक टाइप से था जब लोगों ने अपने और न्यू एस्पेक्ट्स को बढ़ावा दिया, मतलब अपनी आइडियाज़ को उस टाइम पे। देखिए क्या होता है ना, जब आपको कोई बहुत सप्रेस करता है, एक टाइम पीरियड तक आप लोग जो है वो उस चीज़ को सहन करते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है व्हेन यू डोंट वांट टू गेट सप्रेस्ड मोर। सो उस टाइम को उन्होंने रेनेसेंस पीरियड कहा है, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं। ये इस टाइम पे यूरोप में काफ़ी कुछ कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सब चीज़ों का बहुत नई नई चीज़ें जन्म ले रही थी इन एस्पेक्ट्स में। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, ऑथर्स, साइंटिस्ट्स हो गए, आर्टिस्ट्स थे उस टाइम का। रेनेसेंस पीरियड में आर्ट कल्चर का बहुत एमर्जेंस देखा गया था, बहुत न्यू चीज़ें आई थी, फ्लरिश हुआ था। जैसे इसमें इस टाइम के थिंकर्स थे कुछ मॉन्टेस्क्यू, रॉसो, साइंटिस्ट हो गए आपके न्यूटन और हॉब्स हो गए, लॉके हो गए, मार्टिन किंग लूथर, जिन्होंने रिलीजन के ऊपर काफ़ी बातें करी थी। न्यू एस्पेक्ट, एक्चुअली हर चीज़ न्यू आइडियाज, सब कुछ देखा गया था इस टाइम पे। अब वहाँ पर क्या हुआ था, ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ओपन्ड अप न्यू लैंड्स एंड कल्चर्स टू यूरोपियन कॉमर्स। अगर हम देखें तो अगर हम इंडिया की ही हिस्ट्री देखें तो 1600 से यूरोपियन जो आपके मर्चेंट्स थे उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया। दैट मीन्स उस टाइम पे जो इनका कॉमर्स एंड ट्रेड था वो काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें ग्लोबल एक्सप्लोरेशन था उस टाइम पे। Then Renaissance period is of a bridging gap between the Middle Ages and the modern day civilization. जो Dark Ages है उसको हम Middle Age भी कहते हैं, Dark Ages को, और ये जो Renaissance period था ये bridging gap की तरह माना जाता है उस टाइम पे। मॉडर्न, अभी जो मॉडर्न डे सिविलाइजेशन है वो और मिडिल एजेस के बीच का एक ब्रिजिंग गैप है। ओके, सॉरी। इट प्रोवोक्ड पीपल टू डेवलप लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग। इस टाइम पे लोगों के अंदर बहुत लॉजिकली और रैशनल थिंकिंग डेवलप हो रही थी। वहाँ पर कलेक्टिव विजडम को अप्रिशिएट किया जा रहा था, और जो कलेक्टिव नॉलेज थी उसको यूज़ कर रहे थे सो दैट दे कैन लीड टू अ प्रोग्रेसिव एंड मोर जॉयस लाइफ। लोग अब अपने बारे में सोचने लग गए थे। वो ऐसा नहीं है कि जो किंग ने बोल दिया वही होगा, जो चर्च ने बोल दिया वही होगा, वही डिसीजन हो गया। नो, नाउ पीपल वर मेकिंग न्यू रैशनल थिंकिंग, दे वर ब्रिंगिंग मोर आइडियाज, दे वर कलेक्टिवली, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग थे वो इकट्ठे होके अपना कुछ नए आइडियाज एमर्ज कर रहे थे। तो ये सो दैट एक अच्छी प्रोग्रेसिव लाइफ हो और लोग खुश रहें। दे वॉन्ट टू बी हैप्पी, दे डोंट वॉन्ट टू स्टे डोमिनेटेड एज इट वॉज ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, राइट। नाउ द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक रिफॉर्म्स, उस टाइम पे बहुत से साइंटिफिक रिफॉर्म्स आ रहे थे, साइंटिफिक आइडियाज एमर्ज हो रहे थे, जिसमें आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वेस्टर्न यूरोप सोसाइटी का ग्रोथ देखी गई है उस टाइम पे। इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ किया था, इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ, स्प्रेड ऑफ रैशनल एजुकेशन। अब ये था कि अब सिर्फ चर्च में आप जाके नहीं पढ़ रहे हो, पर और भी कई एस्पेक्ट्स को देखें, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी एक अच्छा स्प्रेड हो गया था एजुकेशन सिस्टम, और प्रोफेशनलिज्म ने ग्रोथ करा था। नाउ मीन्स नाउ यू आर नॉट जस्ट अंडर द चर्च, यू आर नॉट जस्ट अंडर द किंग, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, बट नाउ आप अपने इंडिविजुअल, अपने प्रोफेशन के बारे में भी सोच रहा था कि उनको क्या करना है आगे। उनकी अपने आइडियाज है, देयर ओन थिंकिंग, दे वर एक्चुअली पेइंग अटेंशन ऑन देमसेल्फ, ऑन इंडिविजुअल्स देमसेल्फ, राइट। नाउ सॉरी, ये जो दोनों फैक्टर्स थे, जब रैशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था और जो प्रोफेशनलिज्म का ग्रोथ था, इन दोनों ने बहुत कंट्रीब्यूट करा था डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड द राइज ऑफ मॉडर्निटी। तो जो पहले का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो डिक्लाइन हुई, और जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो अब राइज हो रही थी।
हेयर वी कैन कंक्लूड, यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम रेनेसेंस पीरियड में, कि यहाँ पर एक मॉडर्न थिंकिंग अराइज हुई, मैस राइज ऑफ मासेस मीन्स लोगों में बहुत डेवलप हुए थे, वो थोड़े ऊपर उठे थे, जो दबे हुए लोग थे, दबे इन द सेंस जो ऑप्रेस्ड लोग थे वो लोग ऊपर उठे थे, इंडिविजुअलिज्म आई थी, और यूटिलिटेरियनिज्म एंड इक्वालिटी, ये सब चीज़ें हमने रेनेसेंस पीरियड में देखी। देन कम्स आवर एनलाइटनमेंट पीरियड, जिसको हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, दैट वाज फ्रॉम 17th to 18th सेंचुरी। इस टाइम पे साइंटिफिक इंक्वायरी, क्रिटिकल अप्रोच टू रिलीजियस फिलोसफीज देखी गई थी, लोग साइंटिफिकली पूछताछ कर रहे थे, मतलब कि हर ऐसे नहीं है कि अगर ये जैसे कि अगर नेचुरल कोई कैलेमिटी हो गई है तो बोल दिया ये गॉड ने कराया है, ये गॉड नाराज हो गए हैं, भगवान नाराज हैं तो ये हो रहा है। नो, नाउ दे वांटेड टू गो इनटू अ मोर साइंटिफिक नॉलेज, मतलब उनको उसके पीछे का रीजन चाहिए, उनको साइंटिफिक की तरफ ज्यादा अब लोग बढ़ रहे थे कि अगर ये ऐसे हुआ है, अगर बाढ़ आई है तो क्यों आई है, अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो ये क्यों हुआ है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि गॉड इज वो नेचुरल कैलेमिटी है जो तो भगवान ने बोला, भगवान नाराज हैं तो ये सब हो रहा है। इट वॉज नॉट लाइक दिस। नाउ दे आर गोइंग साइंटिफिकली, दे वांट साइंटिफिक रीजन फॉर एवरीथिंग। पीपल वर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अभी तक क्या था कि जो किंग्स कह रहे हैं पहले तक वो ही आपके लिए सही है, वो ही आपको मानना है, लेकिन नहीं, अब वहां पर अगर किंग ने किसी को गलत पनिश करा था तो दे नो कि ये गलत हुआ है, ये पनिशमेंट गलत मिली है, तो दे वर टॉकिंग अबाउट नाउ, अब वो लोग डिस्टिंग्विश कर रहे थे क्या गलत है और क्या सही है उसको। Talking about René Descartes, he was a rationalist philosophy, laid the foundation for enlightenment thinking. इन्होंने रेने डिस्कार्ट्स को माना जाता है कि इन्होंने फाउंडेशन प्लेस करी थी, इनकी वजह से जो था एनलाइटनमेंट जो थिंकिंग हुई थी वो अराइज हुई थी। ही गिव अ ड्यूलिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ माइंड एंड मैटर, इन्होंने ये ड्यूलिस्टिक डॉक्ट्राइन दिया था माइंड और मैटर को रिलेट करके। द चर्च वॉज क्वेश्चन, अब चर्च की नहीं सुन रहे था कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुन रहा था, बट इतने कुछ विजडम थे, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग तो थे जो हर चीज नहीं मान रहे थे चर्च की कि तुमने बोल दिया तो ये होगा। नो, दे वर नाउ क्वेश्चनिंग द चर्च कि आप ये अगर ये बोल रहे हो तो किस बेसिस पे बोल रहे हो, आपने ये पॉलिसी बनाई है किस बेसिस पे, आप ये डिसीजन ले रहे हो किस बेसिस पे ले रहे हो। सो दिस वॉज व्हाट चर्च वॉज क्वेश्चनड अबाउट। टॉपिक्स लाइक राइट्स ऑफ मैन, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी वर क्वेश्चन। अब जो ह्यूमंस थे दे वर नॉट गेटिंग ऑप्रेस, वो अपने राइट्स की बात कर रहे थे, वो लिबर्टी की बात कर रहे थे, वो फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, वो इक्वालिटी की बात कर रहे थे कि अब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रिच है तो उसको सारे राइट्स मिलेंगे और पुअर को कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, दे वर सेइंग दैट अगर रिच के पास कोई राइट्स हैं तो पुअर के पास भी वो राइट्स होने चाहिए। फीचर्स ऑफ एनलाइटनमेंट में कुछ फीचर्स आ जाएंगे। यूनिवर्सलिज्म, जिसमें कि आपका मतलब कोई भी अगर लॉ बन रहा है तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा, कोई चीज़ बन रही है, कोई साइंटिफिक चीज़ आ रही है तो वो यूनिवर्सल है। प्रोग्रेस, दे वर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस, खुद की प्रोग्रेस के बारे में, इंडिविजुअल अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचने लग गया था। इंडिविजुअलिज्म आ गई थी, सेक्युलरिज्म वॉज एमर्जिंग एट दैट टाइम, फ्रीडम की बात हो रही थी। नाउ दे डोंट वांट जस्ट टू बी सर्व, दे वांट फ्रीडम, उनको हर जगह जाना है, उनको अपना काम करना है, उनको सिर्फ किंग के अंडर कोई काम नहीं करना है, राइट। एम्पिरिसिज्म आ गया था, मतलब हर चीज़ का एक प्रूफ चाहिए था, हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए था, सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि गॉड की ये चीज़ गॉड की वजह से हुआ है, गॉड ने करा है, गॉड गुस्सा है, गॉड खुश है, अगर अच्छा फसल हो गया तो गॉड खुश है, बाढ़ आ गई है या बंजर हो गया है सब कुछ तो गॉड नाराज है। दिस वॉज नॉट देयर, दे वांट प्रूफ फॉर एवरीथिंग। साइंस हो गया, साइंस काफ़ी डेवलप हुआ था इस टाइम पे, टॉलरेशन की बात हो रही थी और फ्रीडम विच वी हैव ऑलरेडी रेड। नाउ कमिंग टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न रहा है सोशियोलॉजी एमर्जेंस का, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा हाथ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ वाटरशेड इवेंट in modern European history that began in 1789 and ended in the late 1790s. उस टाइम पे जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्टे, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड किया था। इन्होंने जो उस टाइम पे जितने भी जो ऑप्रेस किया जा रहा था लोगों को, उन्होंने इसकी अपोज करा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रेंच सिटीजन्स रेज्ड एंड रीडिजाइन देयर कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। फ्रेंच जो सिटीजन्स थे
उन्होंने जो उस टाइम का जो रूल था उसको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स। उन्होंने खुद का जो रीडिज़ाइन करा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, अपरूटिंग सेंचुरीज ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस थे उनको अपरूट कर दिया, हटा दिया, सच एज एब्सोल्यूट मोनार्की एंड द फ्यूडल सिस्टम। मोनार्की मीन्स इफ एक किंग का रूल चल रहा है, एक किंग का रूल, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी की कोई बात ही नहीं थी, उसको हटाया। फ्यूडल सिस्टम, किंग की जो किंग और सर्व की जो बातें होती हैं वो उन्होंने रिमूव करी उस टाइम पे, मतलब दे वांटेड डेमोक्रेसी। उन्हें चाहिए था कि सिटीजन्स की बात हो, हमारी बात हो। अगर हम आपको चुन रहे हैं तो मतलब कि हमारे लिए क्यों बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आप लोगों के कुछ एलीट क्लासेस के लिए क्यों बेनिफिशियल हो रहा है उसमें, वाई वी आर नॉट गेटिंग इंक्लूडेड इन दैट। सो उन लोगों ने ये सब चीज़ें अपरूट कर दी थी। The upheaval was caused by widespread discontent with the French monarchy and the poor economic policies of King Louis XVI। तो उस टाइम क्या हुआ था कि फ्रेंच जो इन्होंने क्या करा था, किंग लुइस 16 जो थे उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही बेकार मानी जाती थी, मतलब लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, वो बस वो अपने फ़ायदे की बातें होती थी। वहाँ पर जो जनता थी, सिटीजन्स, उनके बारे में कोई बात नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जो फ्रेंच सिटीजन्स थे उन्होंने इन सब चीज़ों को साफ नकार दिया था और फ्रांस में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया था। पीपल स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द किंग एट दैट टाइम। देन कम्स द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था आपका 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। Industrial Revolution marked a period of development in the latter half of the 18th century that transformed largely rural agrarian societies in Europe and America into industrialized urban ones। तो उस टाइम पे क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, बिकॉज इंडस्ट्रीज तो जी वो ऑब्वियसली जो थी शहरों में बननी थी, तो इस टाइम पे जो एग्रेरियन सोसाइटीज़ थी वो काफ़ी डिक्लाइन में आ गई थी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्बन जो थी वो एमर्ज हो रही थी, यूरोप और अमेरिका दोनों जगह। Goods that had once been painstakingly crafted by hand started to be produced in mass quantities by machines in factories। अभी तक क्या हो रहा था, इससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं हुआ था, उससे पहले जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी, क्योंकि मशीन्स नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, तो उस टाइम पे मशीन्स एमर्ज हुई, मशीन्स का यूज़ होने लगा, मशीन्स डेवलप होने लगी, नए नए मशीन्स का इन्वेंट होने लगा, डिस्कवर करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी मशीन्स ने काफ़ी काम कम कर दिया था ह्यूमंस का, जो ह्यूमन एफर्ट जितना लगता था वो बहुत कुछ कम हो चुका था। थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स एंड टेक्निक्स इन टेक्सटाइल, मेन काम इसका टेक्सटाइल में हुआ। देखो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी, कॉटन की जो इंडस्ट्री थी वो एमर्ज हुई थी। देन उसके बाद आयरन मेकिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज आई। देखो मशीन्स जो है ऑब्वियसली आयरन, स्टील, इन सब चीज़ों से बनती है, तो उस मशीन्स को बनाने के लिए फिर और इंडस्ट्रीज लगाई गई। सो बेसिकली देखा जाए इसमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है ह्यूमंस के लिए, बिकॉज उन्होंने जो पहले का बहुत पेन्स टेकिंग वर्क जो था वो बहुत कम कर दिया था, हल्का कर दिया था। ह्यूमन एफर्ट जो लगाते थे वो बहुत कम हो चुका था, बर्डन कम हो गया था बहुत। Then fueled by the game-changing use of steam power, the Industrial Revolution began in Britain and spread to the rest of the world। steam power आया था। अगर उस टाइम पहले steam इंजन चलता था, जैसे ट्रेन्स में जो इंजन होता था वो steam इंजन लगाया जाता, तो ये एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ब्रिटेन में और ये हर जगह फैला फिर वहाँ से। यूनाइटेड स्टेट्स में भी बाय द 1830s एंड 40s, 1830s 40s तक यूएस में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टीम पावर आ चुका था। द ग्रोथ ऑफ सिटीज और अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 18th, 19th, 20th century, thousands of people moved to cities to find work and make their homes। इस टाइम पे क्या हुआ, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था कि लोगों को काम चाहिए था, एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक वहाँ पर कम हो चुका था, तो लोगों को काम करने के लिए अब क्या चाहिए था, दे वांटेड टू गो टू जॉइन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में ज्वाइन करके क्या, एक तो वो एक अलग काम कर रहे हैं, कुछ न्यू स्किल डेवलप हो रहा है। सेकेंडली एक जो मेहनत लग रही है होती है एग्रीकल्चर में, या पहले जो क्राफ्ट छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी वहाँ पर बहुत मेहनत का काम होता था, बिकॉज दे हैड टू डू इट विद देयर ओन हैंड्स। नाउ बिकॉज ऑफ द मशीन्स उनका बहुत वर्क का बर्डन जो हो गया वो कम हो गया था, तो ना पीपल वर स्टार्टेड मूविंग
टुवर्ड्स द सिटीज और उन्होंने वहीं अपना वर्क ढूंढ लिया था और अपना घर भी बनाने लग गए थे. मतलब बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू अर्बनाइजेशन. ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट वन, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, जो कि लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. Postmodernism refers to view that the institutions and ways of living characteristic of modernity have been replaced to such a profound extent that a society is fundamentally different to the modern society. Postmodernism का एक बहुत ही अच्छा मॉडर्न जो टेक्निक जो डेवलप हुई थी, जो मॉडर्निटी के टाइम पे जो टेक्निक्स आई थी वो उससे बहुत अलग हो गया था पोस्ट मॉडर्निज्म. क्या था उसमें? इन कंट्रास्ट पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ टर्म दैट रेफर्स टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट थॉट. पोस्ट मॉडर्निज्म का एक तरह से देखा जाए तो इसका मीनिंग ये इन्होंने बोला कि जो आपके थॉट हैं जो उसको भी एक नए वेज में किस तरह से सोचा जाए. आपके जो अपने थॉट्स हैं जो आप मॉडर्निटी के बारे में सोचते थे, नाउ दोज थॉट्स वर गिवन न्यू वे, उनको एक नया आयाम दिया जा रहा था आपकी ही थिंकिंग में. Postmodernists believe that knowledge itself needs to be understood in a different way to modernist sociologists such as functionalists and Marxists. इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने जो आपका मॉडर्निटी का टाइम था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, उस टाइम पे जो फंक्शनलिस्ट थे जैसे कि आपके एमाइल दर्कहाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए और मार्क्सिस्ट जो जितने भी थे, उन लोगों ने सोचा कि अब एक अलग रूप देना चाहिए. तो उन्होंने एक अलग ही मॉडर्निटी को अलग थोड़ा आयाम देके उसको पोस्ट मॉडर्न एरा बना दिया. इट फॉलोज दैट नॉट ऑल थ्योरिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी आर पोस्ट मॉडर्निस्ट्स. इसके पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के 5 फीचर्स हैं, जिसमें आपका हो जाता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स अगर यहाँ इंडिया में अगर पेन बनना स्टार्ट हुआ तो वो अब सिर्फ इंडिया तक नहीं है लिमिटेड, वो अब आपका पूरे वर्ल्ड में चले गया है. मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक जगह से पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ फैल जाना, वो ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन, जैसे अगर हम इंटरनेट की बात करें, ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है, बिकॉज हम यहाँ बैठे हैं और हम आपने पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं. इट लेड टू दैट मीडिया का बहुत बड़ा रोल आया है अब इस मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एरा में, बिकॉज मीडिया जैसे कि टेलीविज़न है आपका, देन आपका केबल आया 90s में, 1990s में केबल आ गया था. तो ये सब मीडिया का एक अलग रोल हो गया है. आप यहाँ पर हो, आप कहीं की भी न्यूज़ देख सकते हो थ्रू मीडिया, राइट. द वर्ल्ड इन फ्रैगमेंट्स, मतलब जो उस टाइम का जो एरा था वो अब टुकड़ों में बट चुका था. वो अलग अलग टाइप से अलग अलग चेंजेस आ रहे थे, अलग अलग कल्चर में अलग चेंजेस हो रहे हैं, अलग सोसाइटी में अलग चेंजेस हो रहे हैं. तो वो फ्रैगमेंट्स में सेग्रीगेट हो चुका था. कंज्यूमर सोसाइटी, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ टू चूज वंस लाइफस्टाइल. अब क्या हो गया है पोस्ट मॉडर्न, हम जो अभी रह रहे हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में है. तो अब हम देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमें मिल रहा है मार्केट में तो हम वो खरीद रहे हैं. नो, अब हमारी अपनी चॉइस है. हम जा रहे हैं मार्केट में, हम चूज कर रहे हैं कि हम एक ही टाइप का नहीं है वहाँ मार्केट में. यू विल फाइंड मेनी वेरियस काइंड्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ स्टाइल्स आर देयर. तो हम चूज कर रहे हैं. हमारी डिमांड, कंज्यूमर्स की डिमांड पे जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट वंस लाइफस्टाइल. कौन किस तरह से रहना चाहता है, ये अब है. अब हमको ऐसा नहीं है कि हमें किसी से दब के रहना है. वी आर लिविंग आवर ओन लाइफस्टाइल. कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर में भी बहुत डाइवर्सिटी आ गई है. इफ़ यू सी, तो एक ही जगह पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है, राइट. हर जगह हर रीजन का अपना एक अलग कल्चर है. पहले क्या होता था, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ डार्क एजेस, अगर जो चीज़ किंग ने चलाई है वो ही पूरे वर्ल्ड में, वो ही पूरे कंट्री में चलेगी, राइट. लेकिन अब क्या हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी आ गई है यूरोप में. तो यूरोप में क्या हुआ, अब हर कोई अपना एक कल्चर चला सकता था, हर कोई अपना कल्चर चूज कर रहा था. दे वर फॉलोइंग देयर ओन कल्चर. इट इज नॉट दैट दे हैव टू फॉलो द सेम कल्चर विच किंग वाज फॉलोइंग, विच किंग वांटेड अस टू फॉलो. नाउ वी आर फॉलोइंग आवर ओन
कल्चर, सो कल्चरल डाइवर्सिटी इस टाइम पे दिखी थी. सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक जो आपके पोस्ट मॉडर्न किस तरह यूरोप में सोशोलॉजी किस तरह यूरोप में एमर्ज हुआ, तो ये हमने कुछ देखा है कि ये कौन कौन से रीजंस रहे हैं, क्यों सोसाइटी को स्टडी करने का नीड आया. बिकॉज इससे पहले इकोनॉमिक्स में बात हो रही थी, इकोनॉमी की बात होती थी, पॉलिटिक्स की बात होती थी, लेकिन सोसाइटी की एज अ होल कोई बात नहीं करता था कि सोसाइटी में इन चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ा है, किस तरह इम्पैक्ट हुआ है हर चीज़. So now that is the reason how sociology emerged in Europe, and what were the main reasons behind that. So this is for now, and इस वीडियो में मैंने आपको emergence in Europe के बारे में बताया था, sociology emergence in Europe. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको how sociology emerged in India उसके बारे में बात करेंगे. दिस इज़ द सेम यूनिट 1 टॉपिक, एंड इसको मैंने इसलिए अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेट कर दिया सो दैट हम उसको डिटेल में पढ़ सकें. सो नाउ नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मोस्ट प्रोबेबली अपलोड दैट वीडियो बाय संडे दिस वीक.